सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इजी एंड फन लर्निंग। और आई एम रियली सॉरी क्योंकि बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी, पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 9th 10th 11th और 12th की हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर्स और पोएम्स की वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। तो आज हम पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान क्लास 10th की हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये इसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। अब दंतुरित मुस्कान क्या होती है? जब कोई छोटा बच्चा होता है, बेसिकली 6 से 8 महीने का, तो उसके छोटे छोटे दांत निकलते हैं। वो मतलब अभी थोड़े से निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो उस बच्चे की स्माइल रहती है उसे हम दंतुरित मुस्कान कहते हैं, और वो बहुत ही मोहक होती है। तो कवि कहते हैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है वो इतनी पावरफुल है, इतनी इफ़ेक्टिव है कि वो एक मुर्दे में भी जान डाल देगी। धूली दुसर तुम्हारे यह गात, धूली दुसर मतलब धूल और गात मतलब शरीर। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है, मतलब उस बच्चे का जो शरीर है वो धूल में लिपटा हुआ है। अब वो धूल में क्यों लिपटा हुआ है? क्योंकि वह बच्चा ज़मीन पर खेल रहा था। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात हम कमल के फूल को कहते हैं। तो जब वो कहते हैं कि बच्चे के जो शरीर है वो धूल में लिपटा हुआ है, तो ऐसा लगता है कवि को कि जैसे तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में ही कमल के फूल खिल रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कहते हैं कवि कि तुम्हारा स्पर्श पाकर कठिन पाषाण मतलब एक कठोर पत्थर भी पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ लिखा है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। तो वह कहते हैं कि तुम्हारा जो स्पर्श है वह इतना मोहक है कि बास और बबूल के पेड़ भी जब तुम्हारे टच में आ जाते हैं तो उनमें भी शेफालिका के फूल लगने लगते हैं, उनसे भी फूल बरसने लगते हैं। शेफालिका एक तरह का पेड़ होता है। तो फिर कभी कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। फिर कभी को ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा है वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बच्चा उन्हें एकदम लगातार एकटक होकर देख रहा था। अनिमेष मतलब विदाउट ब्लिंकिंग वो उन्हें देखे जा रहा था लगातार। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। तो वो पूछते हैं उस बच्चे से कि क्या तुम थक गए हो, क्योंकि तुम लगातार देखे ही जा रहे हो मुझे। तो अगर तुम्हें सुविधा हो तो मैं अपनी आँख फेर लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ से चला जाता हूँ या अपना मुंह फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तो अब कवि जो है वो उस बच्चे की माँ का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं कि हम दोनों पहली बार में परिचित नहीं हो पाए, मतलब हमारी जान पहचान इतनी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि वो बच्चा मतलब एकदम अनजान की तरह उन्हें लगातार देखे जा रहा था कि ये है कौन। पर फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा होता, अगर तुम्हें वो इतने अच्छे से नहीं पालती, तो मैं कभी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान के बारे में नहीं जान पाता, मैं कभी देख भी नहीं पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तो वो अब दोनों का धन्यवाद करते हैं। फिर है चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर मतलब हमेशा, मैं हमेशा एक बाहरी प्रवासी रहा हूँ, मतलब बाहर का इंसान रहा हूँ, परदेसी रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो वो बोलता है कि मैं तो एक मेहमान की तरह हूँ जिससे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियाँ माँ की कराती रहीं मधुपर्क। तो माँ की जो उंगलियाँ हैं वो तुम्हें मतलब इतने अच्छे से पालती हैं, जैसे ऐसा लगता है कि
माँ का दिया हुआ दूध हो। देखते तुम इधर खनकनी मार। अब एकदम जो तिरछी निगाहों से देखना होता है उसे हम कनखी कहते हैं। तो बीच बीच में वो बच्चा उन्हें बार बार तिरछी नज़रों से देख रहा था। और होती जबकि आंखें चार होना मतलब आंखें मिलना। तो जैसे ही उस कवि और बच्चे की आंखें मिलती थीं वो अपनी दंतुरित मुस्कान देता था। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान यानी सुंदर। तो यह थी दंतुरित मुस्कान कविता, जिसमें कवि ने बहुत ही सुंदरता से उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान को डिस्क्राइब किया है और वो कितनी पावरफुल होती है, उसके कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में भी हमें बताया। फिर इसी चैप्टर में कंटिन्यूएशन में एक और कविता है, वो है फसल। ये बहुत छोटी सी इजी है कविता है, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो जो फसल होती है वो किसी एक या दो नदियों के पानी का जादू नहीं होती, वो बहुत सारी नदियों के पानी का जादू होती है। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों, बहुत सारे हाथ उस फसल को सींचते हैं, तब जाकर वो इतनी निखरती है और हमें लाभ देती है। फिर एक की नहीं दो की नहीं हज़ार हज़ार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। तो कितने खेतों की मिट्टी है जो उस खेत के फसलों को सींचती है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो अब कवि ने पूरा इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है कि बेसिकली एक फसल की ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं। तो वो बोलते हैं कि नदियों के पानी का जादू है, नदियाँ फसलों को पानी प्रदान करती हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों के स्पर्श की महिमा मतलब किसान जो मेहनत करता है, मानवीय श्रम वो है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। अब मिट्टी भी एक फसलों को कितना कुछ देती है, बहुत सारे मिनरल्स भी देती है। तो जो एक भूरी काली संदली ये कलर है मिट्टी का, उनके सारे गुणों का रिज़ल्ट है जो एक फसल होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, तो सूरज भी एक फसल के उगने में कितनी मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें पानी, मिट्टी, सूरज ये सब हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे हम उसे भी समझा सकते हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो एक सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का मतलब हवा भी उड़ती है और उसी के साथ साथ फसल भी उगती जाती है और वो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं पेड़, पर हवा के साथ थोड़े थोड़े थिरकते भी हैं। तो यही थे हमारी दोनों पोएम, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।